बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। जिस दिन आप खड़े हो गए, मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए इनकी मंजिल ठुक जाएगी सारों की। ये जितने मनमानियां करने वाले, चाहे जर्नैल हैं, चाहे जज हैं, चाहे वो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, पूरे निजाम पे कब्जा किया हुआ है, या शुगर माफिया है या IPPs का माफिया है, या जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, ये सारे घुटने के बल बैठ जाएंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। PTI ने भी एक जवाब दिया, पहले वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी, रिजीम चेंज, वजीराबाद कातलाना हमला, 200 मुकदमात, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्रैकडाउन, मिलिट्री हरासत, फॉरेन फंडिंग, मैंडेट चोरी, सानिया 26 नवंबर, फितना के फतवे, भारतीय लॉबी, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ताहयात इस्तिस्ना, जबरी गुमशुदगियां, इन सारी चीजों के बाद भी अगर आपका बयानिया कोई खरीदने को तैयार नहीं है ना, तो नस्ल नौ आपसे बदजन हो चुकी है। यानी नौजवान अब आपसे बदजन हो चुके हैं। मईशत तबाह हाल है और मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेन ड्रेन जारी है। तो अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया मंजन लेकर आ गए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे तहरीक इंसाफ है। आइंस्टाइन ने इसी पागलपन पर कहा था कि बार बार एक ही तजर्बा इस उम्मीद पर किया जाए कि इस बार इससे मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। यह कैसे हो सकता है? यानी आप जितनी दफा नाज़रीन सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा करेंगे, सोडियम और क्लोराइड को, एक ही नतीजा निकलेगा। जितनी दफा आप H2 और O को इकट्ठा करेंगे, एक ही नतीजा निकलेगा। यानी आप एक तजर्बा 1000 दफा कर लेना, नतीजा वही निकलना है। जब तक कि आप वो माहौल तब्दील नहीं करते और आप वो तजर्बा बंद नहीं करते, आपको डिफरेंट तजर्बा करना पड़ता है। तो अब ये पाकिस्तान में ना 78 साल से ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही तजर्बा कर रही है, लेकिन इस मरतबा इनको मुख्तलिफ लोग मिले हैं जिन्हें मैं कहता हूं टक्कर के लोग। ये ईमान मदारी उनमें से एक। ईमान मदारी साहबा के ऊपर DG ISPR ने कल निकाल कर दिखा दिया कि जनाब ये देखें, गद्दार भी करार दे दिया, दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया, गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। इन्होंने हमारे साथ भी, सबके साथ यही किया है। यहां पे हमने भी वकला से राब्ता किया है, मैंने, साबर भाई ने, चंद लोगों ने हमने मिलकर, कि जनाब ये जो हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं DG ISPR, ये इनको साबित करें ना। अब तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम इनके खिलाफ मुकदमा करें। लेकिन ईमान मदारी साहबा का क्योंकि केस अदालत में चल रहा है, उसी केस से रिलेटेड वही ट्वीटें उठा के DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो ले गई इस मामले को अदालत में। उन्होंने कहा जी DG ने मेरे पे बराह रास्त इल्जामात लगाए, तो DG साहब आए और आकर सबूतों के साथ साबित करें अदालत में कि ये इल्जामात दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मेरा केस अदालत में चल रहा है। अब जब एक केस अदालत में चल रहा है, सब जुडिस है, तो उस मामले के ऊपर जब DG ISPR रैंक का एक आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक बड़ा जर्नैल, जब उसके ऊपर अपनी एक खास राय देगा, तो वो अदालत के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्ज करें वजीर आजम या कोई और मेरे हक में बोल दे, तो ये प्रोसिक्यूशन तो रोला डाल देगी इस केस के अंदर कि जनाब वजीर आजम का बयान या फलाने का बयान या उसका बयान वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा मेरे केस के ऊपर DG ISPR असरअंदाज हो चुके हैं। ये अदालत अब दबाव में, ये अदालत का इम्तिहान है ना, बड़ा इम्तिहान तो अदालत का है। अब अदालत का फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, इसलिए अदालत पहले DG ISPR को बुलाए और बुला के उनसे पूछे कि जो आपने इल्जामात लगाए उन्हें दुरुस्त साबित करें। एक अदालत में मामला चल रहा है, उसके ऊपर कैसे वो बात कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो वो सबूत लेकर अदालत में आ जाए। इन्होंने कहा कि DG ISPR को तलब कर लिया जाए। तो जज साहब जो है ना, मजूका साहब, ये परेशान हो गए। जज साहब ने कहा हुन की कड़िए, DG ISPR को बुलाना किसी जज की औकात तो नहीं है ना, ये तो चीफ जस्टिस की भी औकात नहीं है पाकिस्तान में। वो तो DG ISPR खुद आना चाहे और चीफ जस्टिस उन्हें उनकी इजाजत से बुला लें तो वो आ जाते हैं। यहां तो एक मेजर को बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक कर्नल को बुलाना, जो OC होता है, उसको बुलाने के लिए अदालत पहले इजाजत लेती है पाकिस्तान में, फिर उसको बुलाती है। बहरहाल DG साहब को बुलाना था, जज साहब ने कहा 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट बाद वापस आके फैसला देता हूं इस बारे में। बातचीत हो गई। अच्छा, वहां पे देखें कैसी नालायक किस्म की भोंडी दलील दी है प्रोसिक्यूशन ने कि जी DG ने इनका नाम नहीं लिया, और सामने स्क्रीन पे रख के चला दिया, सारा उनकी फोटो चला दी, उनके ट्वीट चला दिए और उनको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गैर मुल्की एजेंट। ये तो हमेशा से पाकिस्तान की फौज के जो जितने भी जर्नैल आए ना बड़े बड़े, इन्होंने जब भी कभी पब्लिक में बयानिया बनाया ना, जब भी किसी के खिलाफ हुए, इन्होंने क्या बात की? ये गैर मुल्की एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। और पता लगा भारत के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है, पता लगा इसराइल के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है। यही अर्जियां डाल रहे हैं कि हम फौज लेकर जाते हैं, जाके हम मास को गैर मुसल्ला करते हैं। अच्छी बात है ताल्लुकात बनाना, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि भारत के साथ बुरे ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैलों के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैल चाहते हैं कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तो बिल्कुल वो रखें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कौम को तो बेवकूफ ना बनाए ना।
दूसरों को तो ये फतवा आप ना दें कि जनाब ये भी इसराइल का एजेंट है, वो यहूदियों का एजेंट है, वो जो है वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान ही नहीं है, वो उसने तौहीन इस्लाम कर दी है, वो जो है वो मोदी का एजेंट है, मोदी का यार है। ये फतवे लगा लगा के खुद इनकी यारी हर जगह पे निकल आई। तो जज ने कहा जी 5 मिनट बाद मैं आपको फैसला सुनाता हूं। तो जज साहब 40 मिनट तक आए ही नहीं। 40 मिनट के बाद बजाय जज साहब आते, जज साहब ने अंदर से ही फैसला भिजवा दिया कि इस दरखास्त को हम पेंडिंग कर देते हैं, यानी इल्तवा में डाल देते हैं, और 342 के बयान के बाद देखेंगे। 342 का बयान जो है वो एंड में जाके होता है, जब केस का फैसला आने लगता है ना तब होता है। हादी अली चट्टा साहब ने यह कहा कि 342 का जो बयान है ना उसके बाद ये दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी, यानी DGISPR को एक तरह का इस्तिस्ना अदालत ने दे दिया। अब देखते हैं कि किस किस्म की ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं ईमान मजारी साहबा के पास, क्योंकि उनके केस के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हुए हैं DGISPR साहब। अब वो इन ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करती हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखें, DGISPR के खिलाफ इसी तरह की एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बहनें भी दे सकती हैं। अलीमा खानम के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, इमरान खान के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। इन लोगों के ट्वीट्स दिखा के DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यह पाकिस्तान का एक नहायत ताकतवर इदारा है जिसके पास बंदूक है, और इन एजेंसियों के ऊपर यह इल्जाम भी है कि ये जजों के कमरों में कैमरे भी लगा देते हैं। तो ये, और जजेस ने बकायदा लिख कर दिया हुआ है कि हमें इनसे खतरा है, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। तो ऐसे में इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है, या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है, या बाकी जो लोग जिनके ट्वीट्स वहां चलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं, DGISPR ने जिनके बयान दिखाए हैं, उन तमाम को चाहिए कि अपनी अपनी अदालतों में जाकर दरखास्त डाल दें कि जनाब DGISPR ने हमारे बारे में ये बात की। उन्हें बुलाएं और बुलाकर कहें और उनसे पूछें कि वो सबूत फराम करें, वरना फिर वो हमारे केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। उनको इस केस के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्यों अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, पूरे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाने के बाद अपनी इतनी बड़ी ताकत को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वसाइल को, ये हमारे खिलाफ केसेस में। ये इमरान खान साहब भी कह सकते हैं, अलीमा खानम भी कह सकती हैं, और ये बाकी लोग, असद कैसर साहब और जो दीगर लोग हैं, वो सारे भी ये बात कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो आर्मी चीफ कौम का बाप है, DGISPR ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा था। अब ये इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आर्मी चीफ से पूछें कि साबित करो मैंने ये कब कहा था, और DGISPR को ये साबित करना चाहिए। ये ऐसे कोई थड़ेबाज का जुमला नहीं है, DGISPR है, कोई फ्राडिया नहीं है, DGISPR है। तो उन्हें जो बात करनी है वो उन्हें पक्की बात करनी है। कोई सोशल मीडिया पे देख के किसी ऐरे गहरे का ट्वीट पढ़ के, वो वजीर इतलात नहीं लगे हुए पंजाब में, जो कोई भी चीज कहीं से भी उठाएंगे और उठा के पढ़ देंगे और पढ़ के ये सोचेंगे मैनू किन्हें पूछना है। ये DGISPR है, उन्हें इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को फॉर गॉड सेक ठीक करें। आप फौजी हैं, आपकी फौजी की तरह की बॉडी लैंग्वेज लगनी चाहिए, ये मेरी दरखास्त है। आसिम मुनीर साहब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पाकिस्तान में उनका गैर मकबूल होना। वो कोई भी चीज कर लें, उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा, वो हुकूमत को कामयाब भी नहीं बना पा रहे। अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाजें उठ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम जालिमाना तौर पर मुसल्लत किया गया है उसका इख्तिताम किया जाए, तो फिर आसिम मुनीर साहब और इनके सारे हवारी हाथ मलते रह जाएंगे। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के खिलाफ डट कर खड़े रहना है या इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कुचलना है, तो आलमी सतह पे उन्हें तमाम आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ताकतवरों की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क वाली तो बात दिखाई नहीं देती, जैसी जूते पॉलिश की पॉलिसी रखी है हमारे वजीर आजम ने। मैं तो हैरान हो गया था देख के। तो इसमें इमरान खान साहब की बहन ने भी एक बात की, देखें कल उन्हें मार पड़ी है, वहां पे उनकी बहनें गिर गई, उन्होंने सारा बताया कि हमें कैसे पुलिस वालों ने आकर मारा। 4 SHO थे, 500 पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बहनें भी गिर गई, वहां नौजवानों को गिरफ्तार किया, बहुत मार कुटाई करते रहे वहां पे पुलिस वाले। तो उन्होंने सुबह वो फिर आ गई। अजीब रेजिलियंस दिखाई है इस खानदान ने, यानी इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने, उनकी बहनों ने, उनके रिश्तेदारों ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है। इतनी तकालीफ और इतने जुल्म और जबर के बावजूद ये लोग हर मर्तबा डट कर खड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब की एक बहन आई, उन्होंने कहा जी कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो घर चले जाएं, आपको इंसाफ देने के लिए इस मनसब पे बैठाया गया, और इन जजों ने जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब नहीं देना। ये जो जज बारीक वारदातें डाल रहे हैं ना,
और इंसाफ देने से इनकारी हैं, इन जजेस को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सख्त इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। ये अल्लाह को कैसे जवाब देंगे कि हमने नाइंसाफी की थी, हम जमीन के हिस्सेदार बने थे। कहने को इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन क्या यहां पे फैसले इंसाफ के मुताबिक हो रहे हैं? अपनी मर्जी के जज लाकर बिठाए गए हैं जो बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहन ने कहा कि जब बसंत मनाएंगे तो हर तरफ इमरान खान के नाम की और इमरान खान साहब के तस्वीरों वाली पतंगे उड़ती हुई नजर आएंगी। ये इमरान खान की बहन ने कहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, उम्मीदवार हैं, जीतने वाले हारने वाले ओहदेदारान हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अब पतंगे तैयार करवाएंगे बड़े पैमाने पे। लाखों रुपए की पतंगे आप देखेंगे हवा में उड़ेंगी और उनमें आपको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप झंडा नहीं उठा सकते, पंजाब पुलिस बहुत मारती है। लेकिन अगर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगे उड़ रही होंगी तो पंजाब पुलिस किसको मारेगी? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो ये पामाल कर नहीं सकते। और अगर घुसेंगे तो किस किस के घर में घुसेंगे? फर्ज करें एक घर से एक पतंग उड़ी हुई है, पीटीआई का झंडा उस पर बना हुआ है, पुलिस अंदर आ जाती है तो वो तोड़ के फेंक देंगे। आप क्या कर लेंगे? आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा जब बसंत आएगी। मेरा नादरीन थोड़ा गला खराब है। ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा है। सुहेल अफरीदी उसका मोमेंटम बनाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबिलाइजेशन को चैनलाइज किया जाए, हर गली मोहल्ले में बाकायदा मेंबर्स को बताया जाए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और लिस्टें बने, चीजें बने, जिस तरीके से आगे चलना है वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा सुहेल अफरीदी का, क्योंकि पिछली मरतबा तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी कि 4-5 नौजवान सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान और शफीउल्लाह जान ये गाड़ी पे खड़े हैं, तो वो बहुत वायरल हो गया था। तो इस मरतबा क्या किया गया कि गाड़ी के ऊपर और लोग भी चढ़ गए। गाड़ी पे हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब है, गाड़ी पे खैबर पख्तूनख्वा से जो असेंबली के स्पीकर हैं बाबर सवाती साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनके अलावा जुनैद अकबर साहब भी इसी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। तो गाड़ी के ऊपर लोगों की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। अब ये एहतजाजी तहरीक को किस नहज तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो अंदर काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान जहां ग्रास रूट लेवल तक जाके टच करते हैं, वो कहां तक पहुंचा मामला, और वो जो प्लानिंग है वो कहां तक पहुंची, वहां पे अभी कोई ऐसी इतला नहीं है। दूसरा नाज़रीन, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो बेचारे सिंध के दौरे पे है। वहां पे सिंध हुकूमत ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी, यानी वो एक मरतबा फिर जैसे पंजाब करता है हुकूमत, ये नून लीग वाले जो करते हैं वही पीपल्स पार्टी वाले भी अब कर रहे हैं। रुकावटें डाल दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, क्रैकडाउन कर दिया। तो सिंध में भी हुकूमत वही गंद मार रही है। हमने कुछ विजुअल देखे, यहां पे लोग कश्तियों के अंदर बैठ बैठ के अब इलाके क्रॉस कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी इंटीरियर सिंध में हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। हैदराबाद से उनके रास्ते बंद किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर लोग निकले हुए हैं सिंध में एक मरतबा फिर। तो एक मोमेंटम तो चल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो कर सकती है वो करती चली जा रही है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तरजीहात है वो आप ये देखें कि ईमान मजारी को और हादी अली चट्टा को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहां पे वकील गए इनकी अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि जनाब कोई गुंजाइश निकालें, हम उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं। तो इसकी तो इजाजत दें कि ये दोनों वकला साहिबान अपने आप को खुद सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, नहीं इनको पकड़ के लाओ। मेरी हमारे सहाफी हैं नादिर बलोच साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ईमान मजारी वाकई बीमार है और उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी से घबरा नहीं। वो ये कह रही हैं ठीक है अगर गिरफ्तारी करना है तो ये हमें गिरफ्तार कर ले, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की दरखास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से, यानी
एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि घसीट के ही गिरफ्तार किया जाए। साहब बहादुर का हुक्म जो आ गया तो ठीक है, कर ले आपने इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मारुंग बलोच जो पाकिस्तान की बेटी है वो इस वक्त जेल में है। यास्मीन राशिद साहबा इस उम्र में नवाज शरीफ को शिकस्त देने के बावजूद जेल में है। सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनें, कसूर क्या उनका, वो सवाल उठाती हैं, वो दोनों भी जेल में है, आप उनको नहीं तोड़ पाए। इमरान खान की अहलिया जेल में है, तो अब आप ईमान मजारी को पकड़ के आप क्या निकाल लेंगे? आप ईमान मजारी को जब अंदर करेंगे